बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल सेल के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो अपना मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा इकसाम के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है, जबकि मैच्योर प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल बनने की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पर होता है। न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करने में मदद देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक दानेदार फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं जिसको सिंगुलर के तौर पर न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है और बाद में वो एक राइबोसोम के तौर पर जुड़ जाता है। यहाँ पर मौजूद क्रोमोसोम्स सिर्फ सेल डिवीजन के अंदर ही देखे जा सकते हैं, और अगर सेल इंटरफेस के अंदर हो जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज़ है तो ये धागे की शक्ल में होते हैं और इसे क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। इनके क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। डायग्राम में आप यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की साख्त को देख सकते हैं। राइबोसोम्स सेल के वो ऑर्गेनेल हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तौर पर मौजूद होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये अमूमन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की बराबर मिकदार से मिलकर बनते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों इकसाम के सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत अहम अमल है, इसलिए सेल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते तो उस वक्त इसके दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। डायग्राम में इसके दोनों यूनिट यानी लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट दिखाए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल होता है और एक एनर्जी सेंटर के तौर पर काम करते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रियन की बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड्स की शक्ल में होती है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला हिस्सा बनाती हैं। इन फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तमाम रिएक्शंस के लिए ज़्यादा जगह मुयस्सर होती है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और इसके राइबोसोम्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स से बहुत ज़्यादा मुशाबे होते हैं। प्लास्टिड्स ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं या फिर कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर होते हैं। इसकी 3 इकसाम हैं: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी थाइलेकाइड बनाती है, और जब ये थाइलेकाइड स्टैक में ऊपर नीचे पड़े हों तो ये ग्रेनम कहलाते हैं और इसका वाहिद ग्रेना होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं और ग्रेना उसके अंदर तैर रहे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल यहीं पर होता है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्रीन पिगमेंट ग्रेना के अंदर होता है। दूसरी अहम किस्म क्रोमोप्लास्ट है। इसका ताल्लुक ब्राइट कलर्स से है और ये पौधे के फूलों और फलों में पाया जाता है। इसका काम ऐसे कलर मुहैया करना है जो कि पॉलिनेशन में कारआमद हों। तीसरे पिगमेंट ल्यूकोप्लास्ट हैं और ये कलरलेस होते हैं।
ये पौधे के ऐसे हिस्सों में होते हैं जहाँ पर अमूमन स्टार्च, प्रोटीन या लिपिड ज़ख़ीरा होते हैं। डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन्स देखी जा सकती हैं। थाइलेकाइड के स्टॉक जो कि ग्रैना की शक्ल में हैं, ये भी देखे जा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स का नेटवर्क है जो आपस में मिले होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैले हुए होते हैं। इसकी दो इकसाम हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से रफ़ दिखाई देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के काम में मददगार होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते और इनका काम लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म और मुख्तलिफ मटीरियल्स को सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना होता है। सेल के अंदर दाखिल होने वाले जहरीले मादों को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। डायग्राम में आप रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एक इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने कुछ फ्लैटेंड सैक्स यानी सिस्टर्नी सेल्स के अंदर दरियाफ्त किए। ये स्टैक की शक्ल में ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक कंप्लीट सेट गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। इनका काम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आने वाले मटेरियल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर पैक करना है, जो कि गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। बाद में इन्हें सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में या सेल से बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यानी वेस्ट मटेरियल के तौर पर सेक्रीट कर दिया जाता है। डायग्राम में आप गोल्जी ऑपरेटस का वर्क समझ सकते हैं। 1906 में गोल्जी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद 1974 में डिड्यूव को भी इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। लाइजोसोम्स 20वीं सदी के दरमियान में एक बेल्जियम के साइंसदान क्रिस्टन रेने डिड्यूव ने लाइजोसोम्स दरियाफ्त किए। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करते हैं, जो कि फूड और वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस मकसद के लिए लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं और उसके अंदर मौजूद मटेरियल को एंजाइम्स तोड़ देते हैं। अगर ये एंजाइम्स सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएं तो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे सेल की डेथ भी हो सकती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर से बनने वाले वैक्यूल किस तरह लाइसोसोम के साथ अटैच होते हैं और डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर से खाली और सिलेंडर शेप्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। हर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी एक ट्रिपलेट 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसको बनाने वाली प्रोटीन का नाम ट्यूबुलिन है। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। इन्हें कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। इनका काम सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। कुछ सेल्स के अंदर ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने का काम भी करते हैं। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। एक सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत से वैक्यूल हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनके छोटे वैक्यूल आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। वैक्यूल पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे में सेल हार्ड हो जाते हैं और इस हालत को टर्जिड कहा जाता है। बहुत से सेल्स फूड वैक्यूल्स के ज़रिए फूड मटेरियल को अंदर लेकर जाते हैं और फिर उन्हें लाइसोसोम के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में दी गई लिस्ट में राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि अलग हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हैं।